हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज हम बात करेंगे प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की। राजनीतिक दर्शन के पिता प्लेटो, जिन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, उन्होंने अपने इस आदर्श राज्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्व दिया दो चीज़ों पर। एक था उनका शिक्षा सिद्धांत और दूसरा था साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक में अपनी शिक्षा के सिद्धांत का उल्लेख किया है। रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा पर इतना ज़्यादा जोर दिया है, इतना ज़्यादा गहनता से विचार किया है कि रूसो ने रिपब्लिक को जो है शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मान लिया। प्लेटो चाहते थे कि एक ऐसा आदर्श राज्य बने जो है न्याय पर आधारित हो, और इसीलिए उन्होंने दो साधनों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, एक शिक्षा, दूसरा साम्यवादी व्यवस्था। और दोनों में से सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने दिया शिक्षा पर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो मानते थे शिक्षा को। उनका ये कहना था कि शिक्षा के माध्यम से ही न्याय संबंधी जो धारणा है उसको जो है क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि उनकी दृष्टि में न्याय का मतलब था व्यक्तियों और वर्गों द्वारा अपने स्वभाव के अनुकूल विशिष्ट कार्यों का संपादन करना। मतलब प्लेटो ये कहता है कि अगर हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कार्यों का संपादन करे तो राज्य में जो है न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कब संभव है? ये कब संभव है कि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने जो है स्वभाव के अनुसार कार्य करे? तो ये संभव है शिक्षा के द्वारा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने स्वभाव को जान सकता है और अपने स्वभाव को जानने के बाद अपने स्वभाव के अनुसार काम करने के लिए ट्रेनिंग ले सकता है, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्लेटो का ये मानना था कि सद्गुण ही ज्ञान है और यह सद्गुण केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्लेटो ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर के अहंकार और स्वार्थ को शिक्षा जो है पूरी तरह से समाप्त कर देता है और व्यक्ति के अंदर परमार्थ की भावना भर देता है। उनका ये मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही सैनिक वर्ग को प्रशिक्षित किया जा सकता है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही कोई शासक जो है दार्शनिक शासक बन सकता है। मतलब आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो एक ऐसा शासक होगा जो क्या कहना चाहिए, एक तरह से प्लेटो की बनाई हुई शिक्षा योजना के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूर्ण करेगा। अब हम देख लेते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना को। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। एक थी एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। अब प्लेटो ने इन दोनों ही शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया और उन दोनों के गुणों को ध्यान में रखते हुए और दोष को त्यागते हुए और कुछ नई चीज़ों का उसमें समावेश करते हुए अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। तो पहले हम इसमें नज़र डाल लेते हैं कि एथेंस में जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी और स्पार्टा में जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी। तो एथेंस में जो शिक्षा प्रणाली थी वो जो है वो निजी आधार पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रणाली थी। मतलब राज्य का कोई दायित्व तो नहीं था नागरिक को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा देना जो है परिवार का दायित्व था। वहाँ पर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसके विपरीत, ठीक विपरीत, स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो पूरी तरह से राज्य नियंत्रित शिक्षा पद्धति थी और इनका उद्देश्य था लोगों को अनुशासन सिखाना, युद्ध कला सिखाना
और ट्रेंड सैनिक तैयार करना। इसके अलावा स्पार्टा में जो है महिला और पुरुष को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो जो प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की उसमें इन्होंने दोनों के दोषों को छोड़ा और दोनों के गुण को लेते हुए कुछ नवीन विचारों का समावेश करते हुए अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। खास तौर से इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा दी उसमें इन दोनों के स्पार्टा और एथेंस दोनों की शिक्षा योजना के गुण को उसमें उन्होंने सम्मिलित किया है। इसके अलावा उन्होंने जो उच्च शिक्षा की योजना दी है वो उनकी पूरी तरह से मौलिक है, मौलिक योजना कही जा सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। एक है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो ने जो योजना प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने इसके 3 स्तर बताए हैं। एक, जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक, दूसरा 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक और तीसरा 18 वर्ष की उम्र से लेकर 20 वर्ष की उम्र तक। तो प्राथमिक शिक्षा को जो पहला स्तर है जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र का है, तो उसमें प्लेटो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों को सरल कहानी और सरल उदाहरणों के माध्यम से नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक सत्य का पाठ पढ़ाया जाएगा। इन अवस्थाओं में जो बच्चों को संभालने वाली जो दाई या परिचारिका होंगी वो बच्चों के सामने जो है ऐसे उदाहरण रखेंगी, ऐसे कहानियाँ रखेंगी जिससे बच्चों में नैतिकता का विकास हो। वो ऐसी किसी भी प्रकार की कहानी उनके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगी जिससे बच्चों के मन में घृणा का भाव जागृत हो या अश्रद्धा का भाव जागृत हो। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि ऐसे लेखक या ऐसे कवि जो नकारात्मक विचारधारा वाली कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ऐसी कहानियाँ या कविताएं लिखते हैं जिससे बच्चों में जो है घृणा की भावना जागृत होती है, ऐसे कवि और ऐसे लेखक को प्लेटो जो है राज्य से बहिष्कृत करने का सुझाव देते हैं। अब प्राथमिक शिक्षा के दूसरे चरण में हम आते हैं। प्राथमिक शिक्षा का दूसरा चरण जिसमें प्लेटो ने 6 से 18 वर्ष की उम्र तक शिक्षा दिए जाने पर बात की है। उनका कहना है कि इस उम्र में शरीर और मन दोनों का विकास महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्लेटो ने 2 चीज़ों पर महत्वपूर्ण जो है माना है, एक व्यायाम, दूसरा संगीत। प्लेटो ये कहते हैं कि शरीर के विकास के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को जो है व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए, हर नागरिक को जो है व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि व्यायाम से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है और शरीर स्वस्थ होने के साथ ही साथ उसमें नैतिकता का विकास भी होता है और चरित्र का निर्माण भी होता है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम पर जोर दिया जाना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि उनका जो आदर्श राज्य होगा, प्लेटो ने जिस प्रकार से आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उस आदर्श राज्य में उन्होंने ये कहा था कि मेरे आदर्श राज्य में डॉक्टरों के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि शुरू से ही 6 वर्ष की आयु से जो नागरिक तैयार हो रहे हैं वो जो है व्यायाम करेंगे और इसीलिए वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे। उसके अलावा अब प्लेटो कहता है कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। मानसिक दृष्टि से भी व्यक्ति को जो है स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और इसके लिए वो जोर देते हैं संगीत की शिक्षा पर। प्लेटो कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार से संगीत सीधे सीधे रूप से मन को स्वस्थ रखता है। ये मन को प्रशिक्षित करता है और व्यक्ति के मानसिक स्थिति को जो है स्वस्थ करता है। तो संगीत के अंतर्गत इन्होंने साहित्य, नृत्य, वीणा वादन सभी को शामिल किया। अब हम आते हैं प्राथमिक शिक्षा के तीसरे स्तर पर। प्राथमिक शिक्षा का तीसरा स्तर जो 18 से 20 वर्ष की आयु तक का है, इसमें इन्होंने
कुछ विशेष शिक्षण की व्यवस्था की है। प्लेटो कहते हैं कि इस आयु में साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन, ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन। तो साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन के लिए शिक्षा जो है इस उम्र में दी जानी चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा के ये जो व्यवस्था है, इसका उद्देश्य था कि सभी व्यक्ति जो है क्या हो, एक श्रेष्ठ नागरिक बने। चूंकि वो एक आदर्श राज्य की कल्पना कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका ये मानना है कि आदर्श राज्य में नागरिक कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। अब यहाँ पे 20 वर्ष की आयु तक जब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया नागरिक, तब प्लेटो कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब इस परीक्षा में जो पास होंगे, जो उत्तीर्ण होंगे, केवल उन्हें ही उच्चतर शिक्षा प्रदान की जाएगी, और जो असफल हो जाएंगे वो सैनिक और उत्पादक वर्ग में उनको रखा जाएगा। ये जो है कृषक होंगे, मजदूर होंगे, व्यापारी होंगे और शिल्पी आदि के रूप में काम करेंगे। दूसरा इनका जो शिक्षा योजना का दूसरा भाग है वो है उच्चतर शिक्षा, जो इनकी मौलिक कृति है। तो उच्चतर शिक्षा का जो उद्देश्य था प्लेटो की दृष्टि में, वो था ज्ञान की अभिवृद्धि करना और आध्यात्मिक प्रबुद्धता को बढ़ावा देना। तो इन्होंने जो उच्चतर शिक्षा योजना प्रस्तुत की, उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक 20 से 30 वर्ष की आयु तक और दूसरा 30 से 35 वर्ष की आयु तक। तो पहला जो भाग है, जिसमें 20 से 30 वर्ष की आयु तक उच्चतर शिक्षा दी जानी है, उसमें इन्होंने जोर दिया गणित, ज्यामिति और ज्योतिष शास्त्र। उनका ये मानना था गणित, ज्यामिति, ज्योतिष शास्त्र, ये तीनों ही इस आयु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें गणित की, तो गणित प्लेटो का सबसे लोकप्रिय विषय था। वो इसे दर्शन शास्त्र की पहली सीढ़ी मानता था। उसका ये कहना था कि गणित का ज्ञाता ही सत्य की खोज कर सकता है, दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जो शिक्षण संस्था स्थापित की थी, अकादमी, उसके प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि कोई भी ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश न करे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये थी कि प्लेटो का जो सबसे प्रिय शिष्य था, अरस्तु, जिसको वो अकादमी का मस्तिष्क भी कहता था, उसको गणित में कोई रुचि नहीं थी। अच्छा, अब 20 से 30 वर्ष तक, 10 वर्ष की आयु तक जो है गणित, ज्यामिति, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। इसके बाद 30 वर्ष की आयु में पुनः एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और जो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, उन्हें राज्य के निम्न प्रशासनिक सैनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा, है ना। ध्यान देंगे, जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें राज्य के निम्न प्रशासनिक सैनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा, और जो उत्तीर्ण हो जाएगा उसे ही 5 वर्ष तक आगे और शिक्षा दी जाएगी। अर्थात उच्चतर शिक्षा का दूसरा स्तर, उस दूसरे स्तर में वे ही लोग आएंगे जो यहाँ पर 30 वर्ष की आयु में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। अब इस 5 वर्ष में जो है मुख्य जो जोर दिया है प्लेटो ने, वो दिया है द्वंद्व और दर्शन पर। उनका कहना है कि इस 5 वर्ष की अवधि में गणित, न्याय, तर्क के साथ साथ द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा, क्योंकि द्वंद्व के माध्यम से ही उसमें जो है सत्य तक पहुंचने की क्षमता विकसित होगी। अब 35 वर्ष तक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर लिया। प्लेटो ये कहता है कि प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा पूरी कंप्लीट करने के बाद 35 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी वो दार्शनिक शासक बनने के योग्य नहीं हुआ है। उसकी ये शिक्षा अभी भी अधूरी है, क्योंकि इतने दिनों तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अभी उसके पास कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 35 वर्ष की आयु तक जो अपनी सब पड़ाव को पार करके 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उसको जो है क्या किया जाएगा,
जो राज्य का जो उच्चतम पद होगा वहाँ पर उसको नियुक्त किया जाएगा और अपने उस पद पर रहते हुए वो कम से कम 15 वर्ष तक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेगा, अर्थात 35 से 50 वर्ष की उम्र तक वो इस प्रकार के सार्वजनिक पदों पर रहते हुए व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि 35 वर्ष की आयु तक उसने जितना भी प्राप्त किया वो सैद्धांतिक ज्ञान था, उसके पास अनुभव नहीं था और जो है व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। इसलिए 15 वर्ष तक वो उच्चतम राज्य के उच्चतम पदों पर आसीन रहकर सारी परिस्थितियों का अध्ययन करना, व्यावहारिक परिस्थितियों से निपटना, ये सारी चीज़ों को सीखेगा। और जब 50 वर्ष की आयु तक ये सारी परीक्षाओं में खरा उतर जाएगा, 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षा में जब वो सफल हो जाएगा और सारी चीज़ों को वो समझने लगेगा, जो दर्शन शास्त्र का गंभीर ज्ञान रखने लगेगा, लोक व्यवहार को समझने लगेगा, ऐसा व्यक्ति ही दार्शनिक शासक बनने का अधिकारी होगा। मतलब प्लेटो ये कहते हैं कि वो व्यक्ति जो 50 वर्ष की आयु तक इन सारी शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए और साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो ऐसा व्यक्ति ही जो है दार्शनिक शासक बनने का अधिकारी होगा। अर्थात जो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना की, उस आदर्श राज्य में वो चाहते थे कि नागरिक जो है श्रेष्ठ हों और श्रेष्ठ नागरिक हों, साथ ही साथ जो है जो शासक हो वो दार्शनिक शासक हों, और इसीलिए इन्होंने अपनी ये शिक्षा योजना जो है प्रस्तुत की। तो इन्होंने जो शिक्षा योजना बताई या उनकी जो शिक्षा पद्धति थी, उनका शिक्षा सिद्धांत था, उसकी कुछ विशेषताएं दिखने को मिलती हैं। एक तो इनकी शिक्षा योजना जो है पूरी तरह से राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। इन्होंने स्पार्टा की शिक्षा को यहाँ पर स्वीकार किया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा है वो राज्य के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का समान माना, स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना, और समान मानते हुए उनका ये कहना था कि दोनों को समान प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। जिस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात हमारी वर्तमान सरकार करती है, उसको सदियों पहले जो है प्लेटो ने कह दिया था कि शिक्षा राज्य नियंत्रित होनी चाहिए, स्त्री पुरुष को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो वर्तमान दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो लाभकारी है, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसकी कुछ बातें जो है वो सही साबित होती हैं। जैसे एक शासक के लिए जो है शिक्षित होना जो उन्होंने अनिवार्य बताया, या एक शासक के लिए कितनी शिक्षा हासिल करना ज़रूरी है ये उन्होंने बताया, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा की जो इन्होंने व्यवस्था की वो इम्पॉर्टेंट है। राज्य नियंत्रित शिक्षा जो इन्होंने बताई वो ज़रूरी है, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये सारी चीज़ें जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी कुछ आलोचनाओं के बारे में बात करें तो थोड़ी सी इसमें आलोचनाएं ये आती है कि इन्होंने एक तो जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है। दूसरी चीज़, इनकी जो शिक्षा योजना है वो काफ़ी लंबी है, इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा भाग व्यतीत हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति में इतना जो है पेशेंस नहीं होता कि वो इतने लंबे समय तक शिक्षा अर्जित करता रहे। इसके अलावा इन्होंने कला और साहित्य पर भी कठोर प्रतिबंध लगा दिए। जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे कवि, ऐसे लेखक जो नकारात्मक भावना फैलाते हैं या बच्चों में अश्रद्धा का भाव जागृत करने वाले कविताएं, कहानियां लिखते हैं, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है आलोचक ये कहते हैं कि अगर कला और साहित्य पर इतना कठोर प्रतिबंध लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में वो जो है समाज के विकास को रोक देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पूरी तरह से राज्य नियंत्रित शिक्षा की इन्होंने बात कही है, तो उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास पर जो है बल नहीं दिया गया है, बल्कि व्यक्ति को जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को राज्य के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया है। ये कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। फिर भी प्लेटो की शिक्षा जो योजना है वो बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अच्छी रही। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसके
उस समय कही गई कुछ बातें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सत्य साबित होती दिखाई देती हैं। धन्यवाद।